हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासोपीडिया। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 1 विच इज़ क्वाइट आयरोनिकली द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडे। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड कवर करने वाले हैं इस चैप्टर की, देन हम थीम को देखेंगे, देन हम मैसेज को देखेंगे एंड देन हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे एंड देन लास्ट में हम कैरेक्टर स्केचेस को देखेंगे। बैकग्राउंड: The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War of 1870 to 71। अब ये जो हमारा लास्ट लेसन है ये किस टाइम फ्रेम में सेट किया गया है? 1870 to 71 के टाइम पीरियड में, जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हो रही थी। Led by Bismarck, Prussia defeated France and the French districts of Alsace and Lorraine passed into the Prussian hands। तो क्या हुआ? इसके जो लीडर थे बिस्मार्क, उनकी लीडरशिप में प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया एंड जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेज एंड लोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये प्रशियन हाथों में चली गई, यानी कि ये प्रशिया का पार्ट बन गई। द टू प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ द स्टोरी एम हैमल एंड फ्रांस बिलोंग टू एल्सेज। अब ये जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, एम हैमल और फ्रांस, ये दोनों एल्सेज से बिलोंग करते हैं। एम हैमल इज़ अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर एट अ स्कूल एंड फ्रांस इज़ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। अब एम हैमल जो हैं वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं एक स्कूल में। उसी स्कूल में फ्रांस नाम का भी एक बच्चा पढ़ता है। इस स्टोरी को हमारे फ्रांस के थ्रू नरेट किया गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वार प्रूव्स टू बी अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट फॉर बोथ। अब ये जो स्टोरी है ये हमको दिखाती है कि कैसे इस वॉर की वजह से इन दोनों की ही जिंदगियाँ चेंज हो गई। डोमिनेंट थीम रेज्ड इन द टेक्स्ट। अब जो हमारे इस चैप्टर की थीम है, डोमिनेंट थीम जो है वो है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। अब क्या होता है ये? लिंग्विस्टिक चौविनिज्म इज़ द आइडिया दैट वंस लैंग्वेज इज़ सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। ये क्या कहता है कि ये आइडिया होता है कि हमारी लैंग्वेज जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, देन मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश जो है वो हिंदी से ज़्यादा सुपीरियर है, और अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मेरी लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा बेहतर है। दिस हैपन्स जनरली व्हेन द लैंग्वेज इज़ दैट ऑफ द रूलिंग क्लास। अब ये जनरली कब होता है? जब जो लैंग्वेज होती है वो रूलिंग क्लास की होती है, यानी कि वो क्लास जो कि उस कंट्री पर या उस एरिया पर रूल कर रही है, जब वो क्लास उस लैंग्वेज को बोलती है तो वो ये सोचती है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस से सुपीरियर है। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म रेफर्स टू द इम्पोजिशन ऑफ वन लैंग्वेज ऑन अदर्स। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म में क्या होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लोगों पर इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड टू बी द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु यूज़ इट। अब लैंग्वेज जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी को बताती है उन लोगों की जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज इज़ द प्राइड ऑफ द कंट्री एज इट डिफाइंस द कल्चरल हिस्ट्री। अब जो कोई भी भाषा होती है वो उस देश का गर्व होती है, प्राइड होती है, क्योंकि वो उसकी कल्चरल हिस्ट्री को बताती है। मैसेज: The story depicts the irony of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language। अब ये जो स्टोरी है ये क्या दर्शाती है? ये आयरनी को दर्शाती है कि कैसे लोग फील करते हैं जब वो खुद की ही लैंग्वेज को नहीं सीखते। I started school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ क्या होता है? इन एक्सट्रीम फियर और वरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डर में होना। तब ये जो हमारा फ्रांस है जिसके थ्रू इस पूरी स्टोरी को नरेट किया गया है, ये बोल रहा है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट चला एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि एम हैमल जो है मुझे डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हमको पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे एंड मुझे उनके बारे में एक अक्षर तक नहीं आता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और बाहर ही पूरा दिन बिता देता हूँ। ये सब कुछ इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा ब्राइट था बाहर कि मेरा मन जो है वो ललचा गया था। The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field at the back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी। कहाँ पर? किनारे में, जंगल के। वुड्स क्या होते हैं? जंगल। तो जंगल के किनारे में चिड़ियाँ चहचहा रही थी। सोमिल क्या होता है? एक फैक्ट्री जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है। और एक ओपन फील्ड में, एक खुले मैदान में, सोमिल के पीछे जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अब क्या कह रहा है फ्रांस की
जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही थी जंगल के एक किनारे पर और एक खुले मैदान में 100 मील के पीछे जो हमारे प्रशियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. Tempting क्या होता है? Attracting, जो हमको ललचाती है चीज़ वो होती है tempting. Resist क्या होता है? To stay away, दूर रहना. तो फ्रांस बोल रहा है कि ये सब कुछ कितना अट्रैक्टिंग था उस पार्टिसिपल्स के रूल्स से, पर मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी ताकत थी कि मैं इससे दूर रह सकता था एंड मैं स्कूल के लिए भागा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board क्या होता है? A notice board for putting up the latest news and communication. एक ऐसा notice board होता है जहाँ पर जो भी latest news आ रही है या फिर जो भी मैसेज आ रहा है वो लगाया जाता है. तो जब फ्रांस जो है वो टाउन हॉल के पास से जा रहा था, टाउन हॉल क्या होता है? एक पब्लिक बिल्डिंग होती है जहाँ पर लोग जो है टाउन के वो गैदर करते हैं. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से गया तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड था, भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से हमारी सारी जो बुरी न्यूज़ थी वो वहीं से आई थी, यानी कि उस नोटिस बोर्ड से, उस बुलेटिन बोर्ड से आई थी. द लोस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. ड्राफ्ट क्या होता है? एक प्रिलिमिनरी वर्जन होता है किसी भी राइटिंग का, यानी कि कोई एक फाइनल पीस ऑफ राइटिंग नहीं होता है, जो उसका पहले का वर्जन होता है वो होता है ड्राफ्ट. तो फ्रांस बोल रहा है कि पिछले 2 सालों से हमारी सारी बैड न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही है. वो सारी बैटल्स जो कि हमने हारी हैं, सारे ड्राफ्ट्स और कमांडिंग ऑफिसर के सारे ऑर्डर्स यहीं से आ रहे हैं. तब मैंने बिना रुके खुद से सोचा कि अब क्या हो सकता है. अब बिना रुके यानी कि वो अभी भी स्कूल के लिए जल्दी में हैं. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walker who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." तब जब मैं उतनी तेज़ी से जा रहा था जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था, तब जो वहाँ पर वॉक्टर था जो कि एक ब्लैक स्मिथ था एंड अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ बुलेटिन को पढ़ रहा था, उसने मुझसे कहा कि इतनी तेज़ी से मत जाओ लड़के, तुम अपने स्कूल में टाइम से पहुँच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और आउट ऑफ ब्रेथ क्या होता है? पैंटिंग, यानी कि हाँफते हुए. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है एंड मैं एम हैमल के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुँचा. ये होता है पैंटिंग. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. बसल क्या होता है? हलचल, एक्साइटेड एक्टिविटी एंड मूवमेंट. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा हलचल होती थी जिसको हम बाहर गली में भी सुन सकते थे. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. जो बच्चे हैं वो अपने डेस्क को ओपन और क्लोज कर रहे होते थे जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. यूनिसन क्या होता है? इकट्ठे बोलना, एक्टिंग और स्पीकिंग टुगेदर. हम जो हैं अपने लेसन्स को इकट्ठे बोल रहे होते थे तेज़ी से और हमारे हाथ हमारे कानों पर होते थे ताकि हम बेटर समझ सकें लेसन को. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. रैपिंग क्या होता है? तेज़ी से मारना, स्ट्राइकिंग शार्पली. और जो हमारे टीचर थे एम हैमल, उनका जो रूलर है वो टेबल पर तेज़ी से लगता रहता था ताकि वो बच्चों को चुप करा सके. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन अब सब कुछ कितना शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. काउंटेड ऑन क्या होता है? डिपेंडेड ऑन. कमोशन क्या होता है? एक नॉइजी डिस्टर्बेंस. तो मैं इस मौके का यूज़ करके क्या करता था? अपने डेस्क पर चला जाता था बिना दिखे. यानी कि जब भी वो लेट आता था तब इस सारी नॉइजी डिस्टर्बेंस की वजह से वो अपने डेस्क पर बिना किसी के को दिखे चला जाता था. बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन ऑफकोर्स उसी दिन सब कुछ इतना शांत होना था जैसे कि आज कोई संडे की सुबह हो. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. अब खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हैं. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हैमल जो है वो आगे पीछे जा रहा था और उनका जो आयरन रूलर है वो उनकी आर्म के नीचे था.
आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। ब्लश्ड क्या होता है? टू बिकम रेड इन द फेस, यूजुअली फ्रॉम एम्बेरसमेंट और शाइनेस। ये जो है ये होता है ब्लश करना, यानी कि शर्म से अगर आपके जो चीक्स हैं वो रेड हो जाते हैं। तो मुझे जो है डोर को ओपन करना था और सबके सामने जाना था। और तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लश कर रहा था और मैं कितना डरा हुआ था। फ्राइटेंड क्या होता है? डरा हुआ। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ छोटे फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Prize days क्या होता है? स्कूल में एक ऐसा ओकेजन जो कि आमतौर पर साल में एक बार होता है, जब प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं बच्चों को जिन्होंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जब मैं अपने डर से, फ्राइट क्या होता है? डर। जब मैं अपने डर से थोड़ा निकला ही था तब मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने अपना सुंदर ग्रीन कोट डाला हुआ था, अपनी फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी जो कि कुछ ऐसी होती है, एंड अपनी छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप डाली हुई थी। और ये सभी जो हैं एम्ब्रॉयडर्ड थे, यानी कि इन सभी के ऊपर कढ़ाई हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो कभी नहीं डालते थे। एक्सेप्ट कब डालते थे? इंस्पेक्शन डेज पर और प्राइज डेज पर। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn क्या होता है? सीरियस। इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब लग रहा था, इतना सीरियस लग रहा था। But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. पर जो चीज़ थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो क्या था कि जो बैक बेंचेस थे, जो कि हमेशा ही एम्प्टी रहते थे, खाली रहते थे, उन पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे हमारी तरह। Old Hoser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. बूढ़ा होजर बैठा था अपनी थ्री कॉर्नर्ड हैट के साथ। ये होती है थ्री कॉर्नर्ड हैट। इसको पहन के बूढ़ा होजर बैठा हुआ था। एंड जो फॉर्मर मेयर थे, पुराने जो मेयर थे, वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराने पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, और बहुत सारे और लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहा था। एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और होजर जो है वो अपने एक पुराना प्राइमर लाए थे। प्राइमर क्या होता है? एक बेसिक रीडर होती है किसी भी लैंग्वेज की, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स की कोई बुक हो गई, वो होती है एक प्राइमर। थम्ड क्या होता है? टोर्न एंड डैमेज्ड, फटा हुआ और डैमेज हुआ हुआ। तो होजर जो हैं वो एक पुरानी प्राइमर लाए हुए थे जो कि एजेस से, यानी कि किनारों से, जो कि घसी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने उसको अपनी नीज़ के ऊपर अनफोल्ड किया हुआ था, खोला हुआ था, एंड उनके जो बड़े बड़े चश्मे हैं वो उसके पेजेस के ऊपर रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. Mounted क्या होता है? Seated, यानी कि बैठना। जब मैं इस सब के ऊपर विचार कर रहा था और हैरान हो रहा था, तब M. Hamill अपनी चेयर पर बैठे। And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, grave क्या होता है? दुखी और सीरियस, सैड एंड सीरियस। जेंटल क्या होता है? सॉफ्ट। और उसी दुखी, सीरियस और सॉफ्ट टोन में जो कि उन्होंने मेरे साथ यूज़ की थी, उन्होंने सबसे कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लोरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, ये लास्ट फ्रेंच लेसन है जो कि मैं तुमको दे सकता हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेज और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। आपका जो नया मास्टर है वो कल आएगा, और ये जो है आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me. मेरे लिए ये शब्द एक वज्रपात की तरह थे। वज्रपात क्या होता है? बिजली का गिरना। थंडर क्लैप का यूज़ करा जाता है जब बहुत ही स्टार्टलिंग या फिर अनएक्सपेक्टेड
सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, यानी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब वहाँ पर हम थंडर क्लैप वर्ड का यूज़ करते हैं। मेरे लिए ये शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे, किसी बिजली के गिरने से कम नहीं थे। ओह द रेचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। रेचेस क्या होता है यहाँ पर? एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, एक ऐसी घटना जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब फ्रांस कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने टाउन हॉल पर क्या लगा रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। फ्रांस बोल रहा है कि क्या मेरा आखिरी लेसन आ गया है? क्यों? मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता, तो क्या मुझे आगे फ्रेंच नहीं पढ़नी चाहिए? क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए? ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब फ्रांस सॉरी फील कर रहा है क्योंकि उसने अपने लेसन्स को ठीक से लर्न नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब वो लेसन्स लर्न करने की बजाय क्या करता था? बर्ड्स के अंडे ढूंढता था और सार जो कि एक रिवर है फ्रांस के थ्रू से पास करने वाली, उस रिवर पर वो स्लाइड करता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब फ्रांस बोल रहा है कि मेरी वो किताबें जो कि अब तक मेरे लिए न्यूइसेंस क्या होता है? प्रॉब्लम, बाधा या फिर बर्डन, भार। मेरी वो किताबें जो कि अब तक मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और इतनी भारी थी जिनको कैरी करना, अब वो मेरे पुराने दोस्त थे जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। और इनमें वो बुक्स को भी स्पेसिफाई कर रहा है कि उसकी ग्रामर की बुक एंड उसकी सेंट्स की हिस्ट्री की बुक। एंड एम हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी क्या होता है? स्ट्रेंज एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, अजीब और एक ऐसा पर्सन जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर फ्रांस बोल रहा है कि एम हैमिल भी, ये विचार कि अब वो दूर जा रहा है और मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, इसने मुझे उसके रूलर के बारे में सब भुला दिया और ये भी भुला दिया कि उसको कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था। पुअर मैन, बेचारा एम हैमिल। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। संडे क्लोथ्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन के पास जो सबसे अच्छे कपड़े होते हैं, द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज़। अब एम हैमिल जो है, फ्रांस बोल रहा है कि एम हैमिल ने अपने संडे क्लोथ्स इसलिए पहने हैं ताकि वो इस लास्ट लेसन को सम्मान दे सके। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और फ्रांस बोल रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये गांव के बूढ़े आदमी हमारी क्लास में पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग भी सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वो भी ठीक से स्कूल नहीं गए थे, यानी कि उनको भी फ्रेंच लिखनी नहीं आती थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद बोलने का, उनके 40 साल के ईमानदार सर्विस के लिए, यानी कि एम हैमिल जो है वो 40 साल से ईमानदारी से पढ़ा रहा था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और ये उनका तरीका था रिस्पेक्ट पे करने का एक ऐसी कंट्री को जो कि अब उनकी नहीं थी, यानी कि क्योंकि एल्सेस जो है वो रशिया का पार्ट बन रहा था और फ्रांस उनकी अब कंट्री नहीं रही थी, इसलिए वो फ्रांस को अपनी रिस्पेक्ट दे रहे थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तब मैंने अपना नाम सुना। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी सुनाने की। What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मैं क्या नहीं दे देता उस डरावने पार्टिसिपल के रूल को सही से सुनाने के लिए, बिल्कुल लाउडली और क्लियरली और एक भी मिस्टेक के बिना। ड्रेडफुल क्या होता है? फ्राइटनिंग, कोई ऐसी चीज़ जिससे हमको डर लगता है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मिक्सड अप क्या होता है? कन्फ्यूज़ हो जाना। पर मैं शुरू के वर्ड्स में ही इतना कन्फ्यूज़ हो गया और वहीं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़कर, और मेरा जो दिल है वो धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी। अब मैंने एम हैमिल को मुझे कुछ कहते हुए सुना। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुम्हें खुद ही बुरा फील करना चाहिए, खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वीव सेड टू आवर सेल्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हर रोज़ हमने खुद से कहा है कि देखो हमारे पास तो बहुत समय है, हमें कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वीव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब एम हैमिल बोल रहे हैं कि यही तो एल्सेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है,
वो लर्न करने को हमेशा कल पर टाल देती हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. अब एम हैमिल बोल रहा है कि अब वो लोग जो हैं, वो लोग यानी कि प्रशियंस, अब प्रशियंस के ऊपर उनको ये अधिकार होगा कि वो तुमको ये कह सकें कि देखो ये कैसा है, तुम दावा करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, कि तुम फ्रांस के लोग हो, लेकिन ना तो तुम फ्रेंच में बोल सकते हो, ना ही तुम फ्रेंच को लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रांस. विव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विद. रिप्रोच क्या होता है? ब्लेम. अब एम हैमिल बोल रहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम खुद को ब्लेम कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने यही एक गलती नहीं की है, और भी बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने की हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. एंग्शियस क्या होता है? वरिड होना, चिंता होना. तुम्हारे पेरेंट्स को कभी इतनी चिंता ही नहीं थी कि तुम कुछ सीखो, लर्न करो. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. अब थोड़े से और पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स प्रेफर करते थे कि या तो तुम किसी फार्म में काम करो या फिर किसी मिल में काम करो. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. ब्लेम मुझ पर भी आना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. मैंने भी तो तुमको तुम्हारे लेसन्स याद कराने की बजाय अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था तब मैं तुमको छुट्टी दे देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर एम हैमिल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते चले गए. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वो बोल रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल. ये सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस. और हमको आपस में इसको बचाए रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. enslaved क्या होता है? गुलाम बना लेना या फिर स्लेव बना लेना. जब भी किन लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको प्रैक्टिस करके रखते हैं, होल्ड फास्ट टू क्या होता है? अपनी लैंग्वेज को बनाए रखना और उससे जुड़े रहना. जब भी लोग अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे उनके पास अपनी जो जेल है, अपनी जो प्रिजन है, उसकी चाबी हो. ऐसा क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज हमारी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती है और हमको हमारी रूट्स से कनेक्टेड रखती है. देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन. तब उन्होंने ग्रामर की एक बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मुझे ये कितनी अच्छे से समझ में आया. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. उन्होंने जो कुछ भी कहा वो इतना ईजी लगा, इतना ईजी लगा कि मुझे भी लगता है कि मैंने कभी इतना ध्यान से उनको सुना ही नहीं. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और शायद उन्होंने भी कभी हर चीज़ को इतने धैर्य के साथ, पेशेंस क्या होता है? धैर्य. हर चीज़ को उन्होंने कभी भी इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा एम हैमिल जो है वो हमको सब कुछ देना चाहता था जो भी उसे आता था जाने से पहले. एंड टू पुट इट इन ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. एट वन स्ट्रोक क्या होता है? एक झटके से. यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय अ सिंगल एक्शन हैविंग इमीडिएट इफेक्ट. एक सिंगल एक्शन के थ्रू जिसका इमीडिएट इफेक्ट हो, यानी कि एकदम से जिसका इफेक्ट हो जाए. और ऐसा लग रहा था जैसे एम हैमिल हमारे जो ब्रेन्स हैं उनमें सब कुछ एक झटके से स्टोर कर देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का एक लेसन था. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे. रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज, जिन पर सुंदर सुंदर राउंड हैंड राइटिंग में यानी कि कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. अब वो जो कॉपीज़ हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे कि छोटे छोटे झंडे हों जो कि हर जगह हमारी क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हों, बह रहे हों. हमारे जो डेस्क हैं उनके ऊपर किसी रोड से बंधे हों. You ought to have seen how everyone set to work. तुम्हें भी देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई अपना काम कर रहा था. And how quiet it was. और कितना शांत ये था. The only sound was the scratching of the pens over the paper.
जो इकलौती साउंड हमारे क्लासरूम में उस टाइम आ रही थी वो क्या थी? जो पेन्स थे वो पेपर के ऊपर स्क्रैच कर रहे थे। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. अब एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स जो हैं, बीटल्स क्या होते हैं, एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं, वो हमारी क्लास में आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई अटेंशन पे नहीं किया, कुछ ध्यान नहीं दिया किसी ने उन पर, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी कि जो छोटे बच्चे भी थे क्लास में उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि क्या कर रहे थे, अपने फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे। फिश हुक्स क्या है? द कर्व्ड स्ट्रोक्स इन द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच द यंगेस्ट चिल्ड्रन वर लर्निंग टू राइट। अब ये क्या है हमारा, ये एक फ़िश हुक है। अब आप इस हैंड राइटिंग में देख सकते हैं कि फ़िश हुक जैसे लेटर्स हैं, तो यहाँ इस हैंड राइटिंग को हमारे फ़िश हुक्स बोला गया है। तो जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, अपनी ये जो राइटिंग है, अपना जो ये फ़ॉन्ट है, इसको लिख रहे थे, ट्रेस कर रहे थे। एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कूड क्या होता है, जो पिजन्स आवाज़ करते हैं वो। अब जो छत है उस पर जो पिजन्स हैं वो धीरे धीरे आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से ये सोचा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो इन लोगों को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे, पिजन्स को भी। अब फ्रांस क्या बोल रहा है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे अंदर नेचुरली आती है, इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी मैंने अपनी जो राइटिंग है उससे उठकर ऊपर देखा और एम हैमल की तरफ देखा, तो एम हैमल जो है वो कैसे बैठे थे, मोशनलेस, यानी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे अपनी चेयर से। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वो क्या कर रहे थे, गेजिंग क्या होता है, लुकिंग इंटेंटली, घूरना। वो पहले एक चीज़ को घूर रहे थे, फिर दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो अपने दिमाग में ये सब कुछ फिक्स करना चाह रहे थे कि इस छोटे से जो क्लासरूम है इसमें सब कुछ कैसा दिखता है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। अब जो फ्रांस है वो इस चीज़ से फैसिनेटेड है कि कैसे वो 40 years तक, 40 सालों तक इसी सेम जगह पर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो गार्डन था वो इस विंडो के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास है वो उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि फ्रांस जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है कि कैसे चीज़ें एम हैमल के लिए 40 साल तक नहीं बदली थी, और एकदम से जो प्रशियंस थे उनके ऑर्डर ने उनकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, जो डेस्क थे एंड जो बेंचेस थे वो ही क्या हो गए थे, वोर्न हो गए थे। वोर्न क्या होता है, जब टाइम के साथ चीज़ें घस जाती हैं उसको बोलते हैं वोर्न होना। जो डेस्क और बेंचेस हैं वो वोर्न आउट हो गए थे और ज़्यादा उससे वो स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में वो और ज़्यादा लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्वाइंड क्या होता है, ट्विस्ट होना, और वो होप वाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होती है होप वाइन, और वो होप वाइन जो उन्होंने खुद प्लांट की थी वो क्या करती थी, ट्विस्ट होकर रूफ से विंडोज से रूफ तक जाती थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, अब इस सब चीज़ों को छोड़ के जाना, इससे उनका कितना दिल टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उनकी जो सिस्टर है यानी कि एम हैमल की जो सिस्टर है वो ऊपर वाले रूम में पैकिंग कर रही थी। अब फ्रांस बोल रहा है कि उनकी जो सिस्टर है उनको पैकिंग की आवाज़ जो वो कर रही थी उसको सुनना एम हैमल का इससे कितना दिल टूट रहा होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो बैग्स हैं वो पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको ये जो देश है ये अगले ही दिन छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट उनके अंदर इतना साहस था कि वो हर लेसन को बिल्कुल अंत तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का एक लेसन था, यानी कि पहले उनका ग्रामर का लेसन था, उसके बाद राइटिंग का, एंड देन हिस्ट्री का। एंड देन द बेबी स्टार्टेड देयर बा बी बी बो बू, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बेबीज़ थे उन्होंने अपना बा बे बी बो बू चांट किया, यानी कि बोला। अब बेबीज़ क्यों बोला गया है, ऑल्दो वो सारे बड़े थे, ऑलराइट, यहाँ पर उन बूढ़े लोगों की बात करी जा रही है जो कि पीछे बैठे थे। ओके, ऑल्दो वो बड़े थे लेकिन वो बच्चों की तरह जो लेटर्स हैं उनको बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब
पीछे रूम में क्या हो रहा था कि जो बूढ़ा होजर था उन्होंने अपने चश्मे लगा रखे थे एंड वो अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़ रखा था उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी प्राइमर थी, प्राइमर मैंने बता दिया है, एक प्राइमरी बुक होती है जिसमें जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की बुक होती है वैसी बुक। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और वो क्या कर रहे थे, उनके साथ जो लेटर्स हैं उनको बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, ट्रेम्बल्ड क्या होता है, कांपना, उनकी जो वॉइस है वो इमोशंस के साथ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना इतना ज़्यादा फ़नी था कि हम सारे जो हैं हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे ये सब कुछ कितने अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस क्या होता है, एकदम से, एकदम से जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए। देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस, एंजलस क्या होता है, रोमन कैथोलिक चर्च में जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में प्रेयर्स गाई जाती हैं वो। अब 12 बज गए थे यानी कि आफ्टरनून हो गया था, तो एंजलस का टाइम हो गया था। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, ट्रम्पेट्स इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ड्रिल होता है एक्सरसाइज करना। उसी टाइम पर वो प्रशियंस जो कि एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स जो हैं वो हमारी विंडोज़ के थ्रू सुनाई दिए। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमिल जो हैं वो अपनी चेयर पर खड़े हुए और वो पेल लग रहे थे यानी कि कलरलेस लग रहे थे, उनके चेहरे का रंग जो है वो उड़ा हुआ था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इतना लंबा दिखते हुए नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, चोक्ड होना क्या होता है, अनेबल टू स्पीक और ऑलमोस्ट क्राइंग बिकॉज ऑफ सैडनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब जब भी आपका बिल्कुल रोने वाला मन होता है तब आप कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आपके जो अंदर इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। यानी कि एम हैमिल जो है वो उस टाइम पर इतना चोक्ड हो गया था, वो इतना ओवरवेल्म हो गया था अपने इमोशंस से कि वो कुछ कहना चाहता था, वो कहना चाहता था कि मेरे दोस्तों मैं, लेकिन आगे वो कुछ बोल नहीं पाया, किसी चीज़ ने उसको रोक लिया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू का पीस ऑफ चाक, उन्होंने चौक का एक पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट क्या होता है, ताकत, और अपनी पूरी ताकत लगाकर ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, पूरे का एक बार फिर से मतलब बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक चौक का पीस लिया और जिससे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन करना क्या होता है, अपनी बॉडी का जो टॉप पार्ट होता है उसको आगे की तरफ झुका देना। तब वो रुक गए और अपने हेड को उन्होंने क्या किया, झुका दिया वॉल के अगेंस्ट। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। जेस्चर क्या होता है, अपने किसी बॉडी पार्ट की, स्पेशली हेड या फिर हैंड की मूवमेंट जिससे हम कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। डिसमिस होना क्या होता है, किसी को जाने के लिए अलो कर देना। तो उन्होंने क्या किया, एक भी शब्द कहे बिना उन्होंने एक साइन दिया, जेस्चर दिया अपने हाथ के थ्रू और ये कहा कि स्कूल जो है उसकी छुट्टी हो गई है और आप लोग जा सकते हैं। एंड विद दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके कैरेक्टर स्केचेस देख लेते हैं। फ्रांस का सबसे पहले, फ्रांस जो है एक सेंसिटिव और ऑनेस्ट स्कूल बॉय है जो कि अपने गलतियों को एक्सेप्ट करता है लेसन को इग्नोर करने की। ही इज़ अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय हु एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स। एम हैमिल, he is a sincere and strict teacher of the French language who is passionately patriotic. He breaks down at the end of his last lesson. एम हैमिल जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और स्ट्रिक्ट टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं। पैट्रियोटिक क्या होता है, देशभक्त होना, वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त हैं। ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि अपना जो लास्ट लेसन है उसके एंड पर वो बिल्कुल टूट जाते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. I hope you liked the video, and if this video helped you in some way, then please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and also press the bell button for the notifications of my latest videos.